बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर मुआहिदा होने की उम्मीद रोशन हुई है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अपने एक बयान के अंदर कहा है कि ईरान के साथ एक ऐसा मुआहिदा मुमकिन है जो मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरात को नुमाया तौर पर कम कर सकता है। अमेरिकी सदर ने भी कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में और फ़रीक़ैन एक अबूरी समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये ज़रूर वाज़ेह किया कि अमेरिका इस मामले में जल्दबाजी की बजाय मरहलावार हिकमत अमली अपना रहा है ताकि किसी भी सियासी या सिक्योरिटी खतरे से बचा जा सके। इस दौरान मुख्तलिफ गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका और ईरान एक इब्तदाई मफाहमती फ्रेमवर्क के करीब हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्क 2 माह के एक अबूरी मुआहदे पर गौर कर रहे हैं जिसमें आबनाए हरमुज़ की बहाली, महदूद इक्तसादी सरगर्मियों की इजाज़त और ईरानी तेल की बरामदात पर जुज़वी नरमी जैसे निकात शामिल हो सकते हैं। ये दावा भी किया गया कि इस दौरान जौहरी प्रोग्राम पे तफसीली मुज़ाकरात अगले मराहिल में किए जाएंगे। ईरानी क़यादत की जानिब से अमेरिका के साथ किसी भी मुमकिन मुआहदे पर खामोशी बरकरार है, लेकिन ईरानी सदर ने वाज़ेह किया है कि कोई भी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं। ईरान के अंदरूनी हलकों में बदएतमादी का उनसर अब भी मौजूद है और माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए मोहतात रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अमरीकी मीडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ईरान की कुछ मुंजमद असासों की जुज़वी बहाली और महदूद तजारती सरगर्मियों की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है, लेकिन ये तमाम इक़दाम किसी हतमी मुआहदे से मशरूत होंगे। इजराइल ने इन मुमकिन पेशरफ्तों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इजरायली क़यादत को खदशा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मफाहमत से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासिर हो जाएगा। अमरीकी हुकाम ने भी यह एतराफ़ किया कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी क़यादत से इन खदशात का इजहार किया कि लबनान के महाज को नज़रअंदाज करके ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा खत्ते में नए खतरात पैदा करेगा। ट्रंप ने गालिबन इसी वजह से एक बार फिर अब्राहम अकॉर्ड का शोशा छोड़ा है और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के इसमें शामिल होने की उम्मीद जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की किसी भी किस्म के इम्कान को रद्द कर दिया और साथ में सऊदी अरब की जानिब से भी रद्द कर दिया गया। इस दौरान इसराइल और भारत की कोशिशों के बावजूद सिफारती महाज पे पाकिस्तान का किरदार नुमाया रहा। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल इस वक्त भी चीन के दौरे पे हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज ने पाकिस्तान की इन कोशिशों का एतराफ करते हुए अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि फील्ड मार्शल के मसालेहाना किरदार का आलमी सतह पर एतराफ किया जा रहा है और उनके दौरा ईरान ने ही मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल की ईरान के दौरे से वापसी पर मुजव्विज़ा मुसव्विदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायजे के लिए भेजा गया, क्योंकि फील्ड मार्शल को अमेरिका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत में मौजूद हम आहंगी ही सालसी का बुनियादी उनसर है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। CBS न्यूज मजीद कहता है कि पाकिस्तानी हुकूमत और फील्ड मार्शल इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान भी फरीकैन के दरमियान एतमाद साजी के लिए अहम किरदार अदा कर चुके हैं, जबकि माजी में भी पाकिस्तान ने ही अमेरिका और चीन के दरमियान सिफारती रवाबित उस्तवार करने में अहम और बुनियादी नौइयत का किरदार अदा किया। ये एक अमरीकी नशरियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों का एतराफ़ है जो पाकिस्तान ने खित्ते में अमन कायम करने के लिए की। ईरान ने भी पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर अपने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जबकि वाशिंगटन में यह एहसास पाया जाता है कि खित्ते में किसी बड़े तसादुम से बचने के लिए सिफारती रास्ता जरूरी है। अगरचे मुआहिदा अभी हतमी मरहले में नहीं पहुंचा, लेकिन मौजूदा पेशरफ्त ने यह इंदिया जरूर दिया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल तसादुम की बजाय महदूद और मरहलावार मुआहिदा होने की गुंजाइश पैदा हो रही है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने और माहिर सिक्योरिटी उमूर हैं डॉक्टर रिजवाना अब्बासी साहिबा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा और तारड़ साहब आपका मशकूर हूँ। तारड़ साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो इस वक्त मंजरनामा बन रहा है, एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा सा ट्वीट किया और उन्होंने तमाम अरब ममालिक के सरबराहान बशमूल पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल और तकरीबन खित्ते के हर मुल्क के सरबराह का नाम लिख दिया कि इनसे टेलीफोनिक रब्ता हुआ, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। क्या आप समझते हैं कि ये वक्ती दबाव है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या आप समझते हैं कि ये एक देरपा हल है जो निकाला जा रहा है? और बिलखुसूस पाकिस्तान का जो इसके अंदर किरदार, जिसके बारे में बहुत से सवालात उठना शुरू हो चुके थे एक हफ्ता पहले, वो अब जिस हद तक फिर उभर के सामने आ रहा है, उस पर क्या राय देंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम का आगाज मैं क्वेटा के जो शोहदा हैं उनके लिए दुआ से करना चाहूंगा कि हमारे फौजी जवान जो कि ईद के लिए आ रहे थे और आपने अपनी इस डील ऑफ द सेंचुरी की पहली कीमत अदा की है। आपके पड़ोसी और जो स्पॉयलर्स हैं BLA जो कि प्रॉक्सी है आपके दुश्मन मुमालिक की, उन्होंने अब पाकिस्तान पे एक हमला किया है। मैं सारे शोहदा के लिए दुआ करना चाहूंगा। इस वक्त अगर देखा जाए ये डील आगे हो ना हो, लेकिन मेरे वतन अजीज की पोजीशन
एक साल के अंदर बुनियानुल मरसूस के बाद आज जहां पहुंच चुके हैं आप, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अब दुनिया तब्दील नहीं कर पाएगी। मैं समझता हूं कि इस रीजन के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब, एक जो उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी, गल्फ के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जब जंग अभी जारी है, सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है, कुवैत पाइपलाइन में है, बांग्लादेश आपके पास है, टर्किया लाइन में है, और कई ममालिक जो इस वक्त आपके थंडर तैयारे और आपसे चीजें सीखना चाहते हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं ये बात करना चाहूंगा, इस वक्त जो हो रहा है मंजरनामा, आज के दिन में, आज की तारीख में दुनिया के हर कैपिटल में, हर चैनल के ऊपर पाकिस्तान की तारीफें, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें, हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का 1 लाख किलोमीटर के करीब जो उनका फासला उन्होंने तय किया, 3 महीने नॉन स्टॉप सालसी डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, और एक वाहिद एक मुल्क इस दुनिया में मौजूद है, मैं समझता हूं 195 ममालिक के अंदर, जिसके पास ये ताकत मौजूद है, ये सादत है कि रियाज, तेहरान, वाशिंगटन डीसी और बीजिंग, सारे के सारे एक टेबल पर सबका इत्मीद है। रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं यहां पे एक चीज कोट करना चाहूंगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टेम्पा फ्लोरिडा अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा से खिताब में कहा था कि तरक्की हमारी लिखी जा चुकी है, हमने तयन करना है कि किस स्पीड से करनी है। तो स्पीड का जरा अंदाजा लगाएं कि 1 साल में आप बुनियानुल मरसूस से इस जगह पर पहुंचे हैं, तो आपकी स्पीड का अंदाजा लगाएं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का एक ताबनाक फ्यूचर जो है वो अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल। तो मैं आज हमारी क़यादत चाइना में बैठी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे बैठे हैं, दर्जन से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब चाइना के अंदर मौजूद हैं, और नॉन स्टॉप प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी इन टच है। तो मैं ये समझता हूं दिस इज अ डील ऑफ द सेंचुरी। इस पे किताबें लिखी जाएंगी, इस पे मूवीज बनेंगी। चले मैं जो इस पे किताबें लिखी जाएंगी उसमें जो किरदार हैं उन किरदारों के हवाले से बात करूंगा अपने अगले सवाल में। डॉक्टर साहिबा, एक तरफ अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को देखें तो वो कहते हैं कि खतरात कम हो चुके हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो वो कहते हैं करीब तर है मुआहिदा, तीसरी तरफ मुआहिदे के बारे में देखें तो किसी को अभी उसके खदोखाल का भी अंदाजा नहीं है। तो इस पूरे मखमसे के अंदर आप क्या समझती हैं कि इसको टाइम कितना दरकार है? नशिस्त जो अगली होनी है वो कितने दिनों में हो सकती है, और नशिस्त का दायरा कार किस हद तक वसी हो सकता है? पहली बात तो ये है कि ये डिफ़िकल्ट होगा इस बात का तयन करना कि अगले 1 महीने में, 10 दिन में या 2 वीक्स में ये जो है डील हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि रास्ता बड़ा कठिन है, बट इस रास्ते के ऊपर हमने एक सफ़र शुरू कर दिया है। आपको पता है कि ये डेकेड्स का जो है कन्फ्लिक्टिंग 2 पार्टीज़ हैं इस मायदे के अंदर इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो मैं कहूँगी कि अभी जो करंट जो कल का जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें ये स्पेकुलेशंस हैं कि जो मायदा है वो किसी न किसी हद तक पहुँच गया हुआ है, उसके अंदर काफ़ी हद तक जो डिफरेंसेस हैं वो ब्रिज हो गए हैं दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के, सच एज यूएस और ईरान के। अब जो है दोनों इस राउंड के बाद जो है मायदा दोनों के पास जा चुका हुआ है, वो जाहिर है जो भी प्रपोजल होगा उसको अपने अपने तरीके से देखेंगे, उसके अंदर क्या उनकी आउटकम्स आती हैं, उसके बाद फिर अगला राउंड जो होगा वो इसी तरह से एज अ इंटरमीडिएटरी रोल जो हमारी लीडरशिप प्ले कर रही है, या पाकिस्तान और दूसरे तीसरे गल्फ ममालिक भी इसमें इन्वॉल्व हैं बैक चैनल के ऊपर, तो वो किस तरह से इस प्रपोजल के अंदर जो आउटकम्स आती हैं, पर्टिकुलरली जो इनपुट आती है यूएस की तरफ से, वो आगे लेकर के जाएंगे, फिर ईरान उसके ऊपर क्या अपनी डिसीजन मेकिंग करता है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये सबसे अहम और खुशाइन बात यह है कि सीज फायर की डेट एक्सटेंड हो गई है, थोड़ा सा जो जंग का खतरा था वो टल गया है, बातचीत का रास्ता खुल गया है। बातचीत का रास्ता यानी कि प्रपोजल को फाइनल और डिसाइसिव शेप में बाहर लेकर के आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, ये कठिन और लंबा रास्ता है, ये कठिन मरहला है और इसमें इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता अभी फिल वक्त। लेकिन खुशाइन बात ये है कि दूसरा राउंड जो है वो शुरू होने की उम्मीद जो है वो रोशन हो चुकी है। तारड़ साहब, आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये बातें हैं कि दूसरा राउंड शुरू होगा,
लेकिन दूसरी तरफ आज डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड का फिर से तस्करा कर दिया और उन्होंने कहा जी तमाम अरब ममालिक और खत्ते के ममालिक वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, एक ही वक्त में सारे दस्तखत करें। फिर आखिरी एक जुमला और लिखते हैं कि 2-3 ममालिक हैं जो किसी वजह से इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। तो ऐसे वक्त में कि जब खत्ते के अंदर इसराइल के हवाले से नफरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी और फिर ऐसे वक्त में कि वो ममालिक जो माजी के अंदर इसराइल के साथ राबिते उस्तवार करना चाहते थे उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया एक आध मुल्क के अलावा, अब फिर उस मौके के ऊपर या उस नहज तक लेके जाना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? ये स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जो ट्वीट की है ये बीबी नेतन्याहू के फोन कॉल के बाद ये हुई है और लिंडसी ग्राम जो कि एक सेनेटर हाकिश हैं जो इस वक्त इजराइल के सबसे ज्यादा सपोर्टर हैं, उनकी कंसल्टेशन के बाद ये चीज सामने आई है कि इस मुआहिदे को मशरूत किया जाए इब्राहिम अकॉर्ड के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें पहले भी जो साइन किया था सऊदी अरेबिया, सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया इसका हिस्सा नहीं बना, पिछले जो सेशन था उसमें भी अभी भी नहीं बनेगा क्योंकि वो पैलेस्टाइन के साथ इसको मशरूत करते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए। पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर मौजूद है, पाकिस्तान ने और दूसरे ममालिक ने इसको सुना लेकिन खामोशी इख्तियार की, और वैसे भी पाकिस्तान पहले भी इस चीज पे समझता है कि ये सिर्फ इब्राहिम अकॉर्ड जो है अरब और वी आर नॉट अरब्स, तो उसमें मेरे ख्याल में वो इसलिए भी खामोशी इख्तियार की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये देखना चाहिए कि इजराइल का अमेरिका के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस मौजूद है। अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल जो कि अब डैमेज हो चुका है, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। इस जंग और गाजा के बाद सबसे बड़ा डैमेज जो इजराइल को हुआ है अमेरिका के अंदर से बदलती राय आमा। इस वक्त हमारे ममदानी साहब जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो 33% जेन जी जूश के वोट लेकर जीते हैं। अमेरिका के अंदर लोग ये समझते हैं कि इजराइल हैज बिकम लायबिलिटी, ईरान की जंग में भी हमें इजराइल ने फंसाया है और वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको सामने तो रखा है लेकिन इस पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। फ्रेमवर्क सामने आ चुका है, अब उसके बाद इस पे बात करना कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है इसकी शर्त है, मैं नहीं समझता कि इसको इतनी ज्यादा वक़्त दी जाएगी। फ्रेमवर्क सामने आ चुका है, 24 घंटे में होना था साइन, अब मैं समझ रहा हूं कि शायद 72 आवर्स के अंदर अंदर साइन हो और ईद के बाद, हज के बाद इसके ऊपर नशिस्तें शुरू हो इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि इस वक्त सिर्फ 2 पार्टीज नहीं है। मैं समझता हूं एक तो 9 ममालिक ने ज्वाइन किया है, 9 ममालिक हैं, और आज हमारी जो अस्करी और सियासी क़यादत चाइना के अंदर मौजूद है, वो चाइना को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस डील एट द सेम टाइम एज ए गारंटर या पार्टिसिपेंट और एज ऑब्जर्वर। तो मैं समझता हूं कि अब ये सिर्फ बात ईरान और अमेरिका की नहीं है, रीजनल ममालिक और दूसरी पावर्स भी जो है दे आर पार्ट ऑफ इट, दे आर वाचिंग इट वेरी क्लोजली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप इसके ऊपर क्या राय रखती हैं कि जब पाकिस्तान भी इसकी तरदीद कर चुका है इसमें शामिल होने की, सऊदी अरेबिया भी कर चुका, तो हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ का ऑर्डर ना देना चाहें तो आप हर चीज़ पूछते हैं कि आपके पास क्या है क्या है क्या है, किसी एक तरफ से भी इनकार आए तो आप कह देते हैं कि ऑर्डर कैंसिल। तो अभी मौजूदा मंजरनामे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दिखाई दे रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड जो माजी का हिस्सा बन चुका था उसका तज़किरा इस वक्त में किया जा रहा है, तो ये किस हद तक काबिल अमल है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है सारी नज़रें जमी हुई हैं ईरान डील के ऊपर, और इस वक्त जो है जैसे कि मेरे दूसरे स्पीकर ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इस वक्त इन्वॉल्व हैं और इसमें सबसे आम जो स्टेक होल्डर है वो चाइना भी आका हुआ है। और ये जो इन्होंने बात अभी हाईलाइट की है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इस वक्त हमारे जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप का चाइना के अंदर मौजूद होने का मकसद और मतलब बिल्कुल यकीनन ये है कि मेरा ख्याल है कि चाइना को एज अ गारंटर ऑन बोर्ड लिया जा रहा है इस पर्टिकुलर डील के अंदर। और क्योंकि चाइना का भी
थोड़ा सा लेवरेज है ईरान के ऊपर, और वो ईरान को थोड़ा सा मोबिलाइज करेंगे कि आप भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं ताकि ये जो साइन होने जा रहा है प्रपोजल, इसको किसी नेज तक पहुंचाएं। जहां तक बात है मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर, ये बात भी मेरे पिछले स्पीकर की दुरुस्त है कि इसमें जो इजराइल है वो स्पॉइलर का रोल तो प्ले कर रहा है, बट इस वक्त इजराइल काफ़ी हद तक कम्प्लीटली आइसोलेटेड हो चुका हुआ है। उसको जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पुष्पनाई मिल रही थी या मिल रही है, उसमें भी इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स फोर फ्रंट पे है और यूनाइटेड स्टेट्स के पास पूरी पावर है कि वो उसको एक्सरसाइज करते हुए कंस्ट्रेन कर सके इजरायली बिहेवियर को। इस वक्त ये बात भी दुरुस्त है कि अमेरिका के ऊपर मल्टीपल डायमेंशन से प्रेशर आ रहा है, उसमें EU पार्टनर्स हैं, गल्फ पार्टनर्स हैं, उसमें साउदर्न नेशन रीजन है, पर्टिकुलरली चाइना है। तो जो कॉरिडोर चाइना और अमेरिका के दरमियान खुलने जा रहा है, पर्टिकुलरली ये जो ट्रम्प साहब की जो विजिट हुआ है अभी चीन के साथ, और उस चीन के अंदर और चीन के जो लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत हुई है, उसके बैकड्रॉप में मुझे ये दिखता हुआ नजर आ रहा है कि अब थोड़ी सी ये दोनों कंट्रीज, बड़े वाले ग्रेटर पावर्स जो हैं, पर्टिकुलरली US एंड चाइना, ये एक दूसरे के साथ समवट इकोनॉमिक अकोमोडेशन के फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। और उस बैकड्रॉप के अंदर भी ये प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी है, और चाइना भी चाह रहा है कि ये हॉर्मुज़ वाला मामला सॉर्ट आउट हो, ईरान वाला मामला बेहतर हो, ताकि हम आगे यानी मजमूई तौर पे मामला बेहतर हो। तो इसी वजह से हर कोई अपनी लिवरेज भी जो है वो दिखाना चाह रहा है और दूसरी तरफ से पोस्टरिंग भी चल रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान अहबा और साजिद तारिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान सिफारतकारी के किरदार पे बामे उरूज पे पहुंचा हुआ है, तो वो टाइमिंग किसके लिए इम्पॉर्टेंट थी, कौन स्पॉइलर है और पीछे की ताकतें पाकिस्तान के लिए क्या सोच के रखी हुई हैं और पाकिस्तान उस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इसी बारे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान जब भी खिते में अहम किरदार अदा कर रहा होता है या आलमी मंजरनामे पर उभरता है, तो भारत और इजराइल की सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द गिरोह वतन अजीज में अमन अमान के हालात खराब करने की साजिशें शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचे ही हैं, तो मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश है जिसका मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करके उसकी तरक्की को पटरी से उतारना है। हालिया दिनों में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान जाना इस बात का इशारा था कि इस्लामाबाद का किरदार एक सालिस से बढ़ के एक जामिन का बन चुका, जो भारत और इजराइल दोनों के लिए ही काबिल कबूल नहीं। इजराइल तवील अरसे से ईरान को अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक खतरा तस्वुर कर रहा है और वो नहीं चाहता कि अमेरिका किसी ऐसे मुआहदे की तरफ बढ़े जिससे हालिया जंग रुक जाए। दूसरी जानिब गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी के भारत के लिए यह तसव्वुर ही मुश्किल है कि पाकिस्तान आलमी सिफारती सरगर्मियों का मरकज बने और एक जिम्मेदार सालिस के तौर पे उभरे। भारत की पॉलिसी हमेशा से यह रही कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम और अंदरूनी मसाइल में उलझा हुआ दिखाया जाए ताकि आलमी सतह पर उसकी साख कमजोर हो। इन हालात में कोयटा में चवन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पे शटल ट्रेन पे होने वाला हालिया खुदकुश हमला यह जाहिर करता है कि दुश्मन एक बार फिर पाकिस्तान में अमन अमान के हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दी के इस अंदोहनाक वाकये में 14 अफराद शहीद हुए, जिनमें 3 FC एहलकार भी शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। ये खुदकुश धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतें तबाह हुई और मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक ये एक सोचा समझा मंसूबा था। कोयटा कैंट और मरकजी रेलवे स्टेशन के दरमियान चलने वाली शटल सर्विस उस वक्त निशाना बनी जब वो अपनी मंजिल के करीब थी। उसमें सवार अफराद में न सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार बल्कि उनके अहले खाना, खवातीन और बच्चे भी शामिल थे जो ईद की छुट्टियों पर सफर कर रहे थे। इससे वाज़ेह होता है कि हमलावरों का मकसद ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान और खौफ फैलाना था। इस बार अगरचे शटल सर्विस को निशाना बनाया गया, लेकिन जाफर एक्सप्रेस को इससे कबल भी 1 से जायद बार निशाना बनाया जा चुका है और हर बार जिम्मेदारी भारत के प्रॉक्सी गिरोह कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने कबूल की। हालिया हमले में भी यही तंजीम सामने आई, जिससे जाहिर होता है कि दहशतगर्द गिरोह न सिर्फ अब भी मौजूद हैं बल्कि अपनी हिकमत अमली भी मुसलसल बदल रहे हैं। इससे पहले गुज़श्ता माह अप्रैल में बलोचिस्तान के जिला चाकी में एक माइनिंग मंसूबे पर दहशतगर्द हमले में 10 कारकुन शहीद हो गए थे, जिनमें एक गैर मुल्की शहरी भी शामिल था, जिससे यह वाज़ेह होता है कि दहशतगर्द मुआशी सरगर्मियों को भी निशाना बना रहे हैं। ये वही मंसूबे हैं जो पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए अहम समझे जाते हैं और इन पर हमले दरअसल सरमायाकारी को रोकने की कोशिश है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक मस्बत पेशरफ्त ये हुई कि यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर के वाइस चांसलर समेत अगवा किए गए 4 अफराद बाजियाब हो गए। ये पेशरफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि रियासती इदारे सूबे में अपनी रट कायम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और दहशतगर्दी का हालिया वाकया उन गिरोहों की बौखलाहट जाहिर
जाहिर करता है। यूं मजमूई तौर पे एक तरफ पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना किरदार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी अदम इस्तेहकाम को हवा दी जा रही है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए बुनियादी चैलेंज अमन अमान का कयाम है, क्योंकि आलमी सतह पर मजबूत किरदार के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम का कयाम नागुज़ीर। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शिराजी साहब, क्या ये महज इत्तफाक है या फिर आप इस टाइमिंग को एक मुनज़्ज़म साजिश समझते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पे सिफारतकारी के किरदार अदा कर रहा हो, जामिन बना हो, सालिस बना हो, आई बॉल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर टिकी हो, और उसी वक्त में पाकिस्तान के अंदर यूं दहशतगर्दी को हवा दी जा रही हो? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। अगर हम बड़ा माइन्यूटली और रियलिस्टिकली देखें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जो पीस डील है वो शायद हम इस बलूचिस्तान के इंसिडेंट से इसको अलग नहीं देख सकते। और वो कौन से लोग हैं, कौन से अनासर हैं जो कि नहीं चाहते कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सरसी कामयाब हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली आप देखें मिडल ईस्ट के अंदर जो कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि आपके यहाँ गवादर पोर्ट तरक्की करे, आपका BRI प्रोजेक्ट तरक्की करे, CPEC का मंसूबा अफगानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और इवन जो है वो आपके रशिया तक जाए, और एक लिहाज से ये पूरी एक कनेक्टेड लाइन होगी जो कि मज़ार शरीफ से लेके लंडी कोतल से आपका पेशावर और फिर कराची और आप इस साइड से जाते जाएं तो ईरान और इवन आपकी जो RCD शाहराह है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक जाइंट मंसूबा है जिसको सबोटाज करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ सिंपली आप इसको मिलिटेंसी नहीं कह सकते। दूसरा इसमें बड़ा अहम फैक्टर आपका हिंदुस्तान का है जो कि मेरे ख्याल से 9 मई की शिकस्त के बाद कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन एक वेस्टर्न बॉर्डर से वो अफगान तालिबान रजीम के थ्रू एक प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है, और ये प्रॉक्सी जंग हिंदुस्तान की भी अकेली नहीं है। दूसरा आप इसमें तीसरा बड़ा अहम फरीक आप देखें वो है आपका इजराइल, और हम किसी सूरत भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इस तमाम तर वेस्टर्न बॉर्डर जो एक लिहाज से एनार्की है या पेनिट्रेशन है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर UAE गवर्नमेंट भले कहे कि वो इन तमाम मामलात में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से UAE के हुक्मरानों ने ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान एक लिहाज से फॉरवर्ड बेसिस के तौर पे काम किया ज़ायनिस्ट लॉबी के लिए। तो यही फॉरवर्ड बेसिस इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों को फाइनेंस करने में, और आपने देखा जितने भी लिंक्स हमारे मिलते रहे हैं वो ओवरऑल जाते रहे थ्रू मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, कराची एंड देन टू कोयटा, और कोयटा के अंदर देखें वो नेटवर्क बस्ट हुआ, कराची में हुआ, फिर जब इससे पहले इसराइल का हमला हुआ ईरान के अंदर तो कितने जो स्पाइस पकड़े गए उनमें ज्यादातर अफगान, इंडियंस और इजरायली नेक्सस में काम करने वाले लोग थे जो कि ओवरऑल इस तमाम रीजन के ऊपर फोकस है। तो मैं ये कहूँगा कि एक सोचा समझा मंसूबा है जिस तरीके से सिविलियंस टारगेट हिट किए जाते हैं। इससे पहले आपने देखा जो पंजाबी सेटलर्स थे या जो गैर बलोच यहाँ पे आके काम करते रहे हैं या बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में काम करते रहे वो टारगेट रहे हैं। चाइनीज इंटरेस्ट को बार बार हिट किया जा रहा है। अच्छा शिराजी साहब, जिस तरह आप मुख्तलिफ मकामात की बात कर रहे हैं और इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, उसी में अगर देखा जाए तो इनके रवैये बड़े मुतशद्दिद हैं। हमने ये भी देखा है कि अब ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें सुसाइडर बॉम्बर बनाया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, पढ़े लिखे अफराद को शामिल किया जा रहा है। तो ये जो एक चेंज इनके अंदर आया है, इसके पीछे की वजह क्या समझते हैं? देखिए, सुसाइड बॉम्बिंग जो कंसेप्ट इस रीजन के अंदर आया था वो आप देखते हैं जिस वक्त अलकायदा, दाइश और इनका एक कॉन्सेप्ट था जो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान या पाकिस्तान का जो बॉर्डरिंग इलाका उसके अंदर लेके आया। मैं नहीं समझता कि कोई रिलीजियस मोटिवेशन या नेशनल मोटिवेशन का एक फैक्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें कोएर्जन है, इसमें ड्रग एडिक्शन है, इसमें ख़ानदान और बहन भाइयों और माँ बाप को या गमाल बना के एक लिहाज से उनको जो है कोएर्स करना है। मैंने कई खुद सुसाइड बॉम्बर्स का इंटरव्यू किया यहाँ बाजोड़ में, मोहम्मद एजेंसी में, दे आर ऑन रिकॉर्ड कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको इसलिए कोर्स किया जाता था कि उनके पेरेंट्स से बाकायदा मांगा जाता था कि आप 1 या 2 बच्चे हमारे वाले करेंगे, फिर या उन बच्चों को ड्रग करके इस चीज के अंदर लाया जाता था। तीसरा ऑप्शन ये होता था कि उनके पेरेंट्स को कत्ल करने की धमकियां, उनको मारने की धमकियां, तो बच्चों को मोटिवेट करके, और आप देखिए ज्यादातर माइनर और वो लोग जो कि आसानी से जिनको
जो है ट्विस्ट किया जा सकता है, जिनकी ब्रेन वॉशिंग हो सकती है। ये पूरा आप देखिए एक मैकेनिज्म है, और ये ब्रेन वॉशिंग का मैकेनिज्म मेरे ख्याल में पहाड़ों में बैठे हुए आम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म है। दूसरा आप देखिए इस वक्त जो फैक्टर है, इशू है क्या बलूचिस्तान के अंदर इतने ज्यादा मजालिम हैं जैसे कि गजा में है या फलस्तीन में लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। करोड़ों लोग रह रहे हैं, सिर्फ 10 या 15,000 लोग ऐसे होंगे जिनको शायद प्रॉब्लम है, जिन्होंने हथियार उठाया हुआ है, जो अलाकार बने हुए हैं, और उनका एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या? आप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ट्रेन उड़ाएंगे, आप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बैंक लूटेंगे, आप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए स्कूल टारगेट करेंगे, सिविलियंस को मारेंगे। देखिए जंग का भी एक उसूल है, अगर आपने लड़ना है तो बेशक अगर आप समझते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी ठीक है, तो आप हथियार उठाने वालों के खिलाफ लड़ें। कल अगर हम ये कहें कि सिक्योरिटी फोर्सेस लाइन में खड़े होकर सिविलियंस को मारना शुरू करें तो क्या मैसेज होगा? लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर देखें, आपके यहाँ एक नेशनल एक्शन प्लान था, बड़ा क्लियर वाजे था कि जो लोग पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हथियार उठाएंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, हेट स्पीच फैलाएंगे, सिविलियंस को टारगेट करेंगे, वो किसी भी लिहाज से रियासती इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे और बगावत करेंगे, तो आपने उनको डील करना है। अब दो फैक्टर्स हैं आपके यहाँ, कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो इन सो कॉल्ड जिनको तो हम टेररिस्ट से मानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको टेररिस्ट मानती है, BLA को मानती है, BRA को मानती है, BLF को मानती है, TTP को टेररिस्ट जो है करार दिया गया है, अलकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन तमाम लोगों को शेल्टर देने वाले लोग कौन है? वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान रिजीम है। अफगान तालिबान रिजीम को कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको इंडियन प्रॉक्सीज कर रहे हैं, उसको मिडिल ईस्टर्न प्रॉक्सीज कर रहे हैं, उसको मुसाद और रा जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए ईरान के खिलाफ जो जंग है उसमें 3 मुल्क ऐसे थे जो सपोर्ट करते रहे हैं ईरान के खिलाफ हमलों में, और इनमें अफगानिस्तान शामिल रहा है, हिंदुस्तान शामिल रहा है और इसराइल खुद। तो ये एक नेक्सस है। दूसरा आप देखें बलूचिस्तान के खिलाफ सिर्फ आप मिलिटरीली और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिहाज से पेनिट्रेशन नहीं है, एक बहुत बड़ा हाइब्रिड वॉरफेयर है मीडिया प्रोपेगेंडा के नाम पे, जो कि इन लोगों को ग्लोरीफाई करता है कि ये फ्रीडम फाइटर्स है। आप देखिए फ्रीडम फाइटर को कौन सा फ्रीडम फाइटर है शिराजी साहब जिसको ग्लोरीफाई किया जा सकता है, जो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को उठा के ले जाएं, अगवा कर लें और उसके ऊपर दंदनाते फिरें? देखिए मैं तो फॉरेन मीडिया की बात करूं और उस सो कॉल्ड जो आपका सोशल मीडिया ब्रिगेड्स हैं जो कि बैठे हुए हैं UAE के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, जो बैठे हुए हैं इस वक्त बलोच नेशनलिस्ट लीडर की शक्ल में, खुद वहाँ उनकी डाइनिंग वाइनिंग चल रही होती है, यहाँ वो गरीब अवाम को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आप पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ें। और बलोच एरिया कितना है? 2-3 शहर हैं, बाकी तो आपके यहाँ हजारा रहते हैं, पश्तून रहते हैं, दूसरी इथनिसिटीज के लोग रहते हैं। तो क्या मेरे ख्याल में आप पूरा बलूचिस्तान उसको आग लगाएंगे? दूसरा गवादर पाकिस्तान का वो खिता है जो पाकिस्तान ने बाकायदा पैसे दे के खरीदा है, इट वाज नेवर पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो आप मतलब पाकिस्तान की खरीदी हुई जमीन के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं? दूसरा देखिए जो मैं आम बात कर रहा था यासर, वो ये थी कि अब अगर वाशिंगटन DC के अंदर मेमोरी एक प्रोजेक्ट है मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, और वो कॉन्स्टेंटली आपके बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द है उनको प्रोपेगेट कर रहा है बलोची ज़बान में, बरावी ज़बान में। इसके अलावा आप वहाँ पे देखें पश्तो, उर्दू और इवन अंग्रेजी ज़बान में बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा एक बाकायदा पाकिस्तानी या उन लोगों को रखा गया है जो कि इसी माइंडसेट के हैं, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अगर मुसाद और रा उनको फंड कर रहा है, बाकायदा ज़ाहिर इस्लामी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को फ्रीडम फाइट के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है, जो मीडिया के अंदर उसको पंप कर रहा है। तो हमें पाकिस्तान को देखिए मल्टीपल। अच्छा शिराजी साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है ये पाकिस्तान की इक्तसादी सरमायाकारी और पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम और बैरूनी एतमाद के साथ जुड़ी हुई है। आप इसको किस हद तक सही मानते हैं? देखिए मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वाज़ेह है, जब तक बलूचिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, आपका गवादर, आपका CPEC, आपका जो BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पास मतलब एक लिहाज से बड़ी फ्रेजाइल रहेगी। फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? उसका रीजन ये है कि वहां आपके पास लोग मौजूद हैं, 20 से 25 हजार के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं हर किस्म के। वहां आपका 7.2 से 10 बिलियन डॉलर तक का असला मौजूद है। मैं तो उसी तरफ आ रहा था कि एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड आपके वेस्टर्न बॉर्डर को जो है न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, दूसरा आपके खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, आप देखें आज जो
रिचर्ड लिंडसे हैं, यूनाइटेड किंगडम के, बरतानिया के जो स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान, उनकी एक स्टेटमेंट आपने देखी बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए। बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों की आमाजगाह है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, आप इसको काउंटर करें। 2 दिन पहले आपने देखा चाइनीज प्रेसिडेंट जीपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक जॉइंट स्टेटमेंट उनकी मुलाकात के बाद जारी हुआ, जिसमें अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की जड़ करार दिया गया है और दुनिया से कहा गया है कि हमें अफगानिस्तान के अंदर अमन लाना होगा, दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करना होगा। देखिए पाकिस्तान क्या कर सकता है, आप ज़रबुल हक ऑपरेशन आपने लॉन्च किया बलूचिस्तान के अंदर, बाकी बलूचिस्तान साइड से हो या खैबर पख्तूनख्वा के जो बर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से आपने अफगानिस्तान के अंदर टारगेटिंग की, जबरदस्त हुआ। काइनेटिक ऑपरेशन से बहुत सारे जो दहशतगर्दी के वाकयात थे उस पर कंट्रोल हुआ, लेकिन हमने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी क्या है, हमने इंटरनेशनल पावर्स को, अब ये पावर क्या पाकिस्तान का नैरेटिव वो तमाम पावर्स मानती हैं, रशिया मानता है, चाइना मानता है, बरतानिया मान गया है, अमेरिका मानता है कि इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है और जो नेबर्स हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके खिलाफ, चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। तो आपको एक रीजनल सोल्यूशन की तरफ जाना होगा, काइनेटिक यानी खित्ते के एक मुअस्सर हल की तरफ जाना होगा कि जहां पे कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके और बैनुल अक़वामी ताकतें जहां पे पाकिस्तान के बयानिए को इस वक्त मान रही हैं, उसको तक़वियत मिल रही है। तो यूं वो चेहरे भी आया हो रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर शरंगेजी की उस चिंगारी को हवा दे रहे हैं कि जिसकी लपेट के अंदर वो खुद भी किसी न किसी दिन आएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शराजी साहब इस हवाले के लिए। नाज़रीन मौशी बंदनामे में बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कई न्यूज़ आएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 2 बरसों में पेट्रोलियम की लेवी कीमत में 2700 अरब रुपए से जायद की रिकॉर्ड वसूली की है। ये रकम ना सिर्फ गैर मामूली है बल्कि इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उस वक्त जारी IMF के दोनों कर्ज प्रोग्राम की मजमूई रकम से भी ज्यादा है जो इससे पहले जारी थे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अप्रैल 2024 से मार्च 2026 के दौरान मजमूई तौर पे 2725 अरब रुपए लेवी कीमत में जमा किए गए, जबकि इन्हीं 2 वर्षों में IMF से हासिल होने वाले कर्ज की मजमूई रकम तकरीबन 2340 अरब रुपए बनती है। एदाद शुमार ये भी बताते हैं कि सिर्फ रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह यानी जुलाई 2025 से मार्च 2026 के दौरान 1205 अरब रुपए से ज्यादा लेवी वसूल की जा चुकी है, जबकि गुज़श्ता माली साल 2024-25 में यह वसूली 1220 अरब 21 करोड़ रुपए रही थी। इससे पहले अप्रैल से जून 2024 की छमाही में भी तकरीबन 300 अरब रुपए लेवी कीमत में जमा किए गए। ये गैर मामूली वसूली एक ऐसे वक्त में सामने आई जब मुल्क में महंगाई का दबाव पहले ही आम आदमी की कुव्वत खरीद को मुतासिर कर रहा है और ईंधन की कीमतों में इजाफा इस दबाव को मजीद बढ़ा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का बराह रास्त असर ट्रांसपोर्ट के अखराजात पर पड़ता है, जिसके नतीजे में अशाए खुरनोश से लेके रोजमर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज महंगी हो जाती है और यूं महंगाई का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसका बोझ बिलाखिर आम शहरी ही बर्दाश्त करता है। इस वक्त आलमी सतह पर भी ईंधन की कीमतें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। 28 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान कशीदगी के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल, डीजल और LNG की कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.5 माह के दौरान कीमतों में जो तब्दीलियां आई वो खित्ते के कई ममालिक की निस्बत गैर मामूली तौर पर ज्यादा हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी मजमूई जरूरत का तकरीबन 80% तेल दरामद करता है, जिसके बायस मकामी कीमतें बराह रास्त आलमी मंडी से मुंसलिक रहती हैं। हुकूमत ने हालिया महीनों में कीमतों के तयन के तरीक़ाकार में भी तब्दीली की। पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा हर 15 दिन बाद लिया जाता था, लेकिन अब हर हफ्ते कीमतों का तयन किया जा रहा है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 403 रुपए 78 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 402 रुपए 78 पैसे फी लीटर तक पहुंच चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि मई के आगाज में जब पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 15 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ तो उस वक्त आलमी सतह पर कीमतों में कोई नुमायां इजाफा नहीं हुआ था, बल्कि हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक उस इजाफे की बड़ी वजह पेट्रोलियम लेवी में इजाफा था। इस वक्त सूरत हाल यह है कि 1 लीटर पेट्रोल पे हुकूमत 100 रुपए से ज्यादा लेवी वसूल कर रही है, जिसका मतलब है कि एक आम मोटरसाइकिल सवार शहरी भी हर लीटर पर भारी टैक्स अदा कर रहा है। हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा एक मजबूरी है और टैक्स अहदाफ पूरे ना हो तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ती है। हकीकत यह है कि मौजूदा माली साल में हुकूमत अपने टैक्स हदफ से तकरीबन 680 अरब रुपए पीछे है, जबकि दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी के जरिए हदफ से ज्यादा वसूली की जा चुकी है और इम्कान है कि साल मुकम्मल होने से 1 माह पहले ही हदफ उबूर कर लिया जाएगा। यूं लेवी से हासिल होने वाली हुकूमती आमदन का बोझ बराह रास्त अवाम पर मुंतकिल हो रहा है, जिसके बायस हुकूमत को इस वक्त एक ऐसी मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाने की जरूरत है जिसके तहत लेवी की तरह उनके इनडायरेक्ट टैक्स खत्म किए जाएं।
क्योंकि हर उस सारिफ को ये देना पड़ते हैं जो पेट्रोल इस्तेमाल करता है, चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर ही क्यों ना हो। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या पेट्रोलियम लेवी की मद में होने वाली ये जो रिकॉर्ड मौसूली है, जिसे ये कहा जा रहा है कि ये 2 IMF के प्रोग्राम से भी ज्यादा वसूली कर ली गई है, इसे हम मुआशी बेहतरी की अलामत समझें या आवाम के ऊपर गैर जरूरी बोझ समझें? देखें, बात ये है, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे बुलाने का, कि अवाम पे बोझ ये है, गवर्नमेंट अपने खर्चे तो कम कर नहीं रही। IMF से वादे जो किए हुए हैं कि डेफिसिट कम करना है, वो डायरेक्ट टैक्सेस से हो नहीं रहा। तो फिर ये जो है लेवी के सबसे आसान तरीका है, लोगों ने पेट्रोल इस्तेमाल करना है, बिजली में भी इस्तेमाल होना है, ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होना है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपने दफ्तर भी जाना है, स्कूल भी जाना है, घर वापस जाना है। तो ये लेवी जो है, अब तो शायद कुछ सालों में 70 अरब या खरब की खबर है कि इतना इकट्ठा कर लिया है, मगर हमें नज़र नहीं आया कि वो पैसे कहाँ लगे। पहले ये कहा गया था कि बलूचिस्तान की सड़कें बनेंगी, हमें नहीं नजर आया कि बलूचिस्तान की सड़कें बनी हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट पहले तो ये है ना कि गवर्नमेंट अपना हुजम कम करे, अपने खर्चे कम करे, तो ले ले पैसे इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट बोझ है ये। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये, जैसे आपने कहा कि पेट्रोल से तो फिर सारे ही इस्तेफादा हासिल करते हैं, तो इसीलिए उधर से वसूल करना बेहद आसान है। अब मैं सैलरी पेश आऊँ, मेरी सैलरी के ऊपर भी टैक्स कटौती होती है, मैं जो चीज़ें खरीदता हूँ उस पर भी टैक्स कटौती होती है, मैं टैक्स पेयर हूँ और बाकायदा टैक्स नेट के अंदर मौजूद हूँ। तो जो टैक्स नेट के अंदर मौजूद नहीं है वो पैसा नहीं देते, तो मैं उनका खुमियाजा किस सूरत में भुगतता रहूँ? देखें, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जो कहती है कि 11% पाकिस्तानी जो हैं वो 89% असासों के मालिक हैं, और 40% के पाकिस्तानी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो बाकी कोई 49% लोग हैं, जिनमें आप भी हैं, मैं भी हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, जिनको निचोड़ा जा रहा है, जो ऑनेस्ट भी हैं, इस मुल्क की इकॉनमी में हिस्सा भी डाल रहे हैं, और ऊपर के जो वो 11% हैं जो कब्जा किए जा रहे हैं लीगली या इलीगली, वो उन पे तो लेवी शायद वैसे भी तंग ना करती हो, मगर हमने देखा कि वो टैक्स भी नहीं देते, वो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इस टैक्स के पैसे को पिलफरेज भी कर लेते हैं। तो ये बड़ा वॉप सिस्टम है, और इसीलिए हम थर्ड वर्ल्ड कहलाते हैं, इसीलिए हम जो है उस लेवल पे तरक्की नहीं कर रहे, जबकि हमारी पॉपुलेशन, हमारी यूथ बल्ज, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी मदनियात, हमारा मौसम, हमारे ग्लेशियर्स, इतना कुछ है इस मुल्क में कि ये एक जन्नत बन सकता है। मगर जब हुक्मरान जो हैं वो स्वाय अपने खर्चों के, और मैं तो ये भी समझता हूँ कि वो इन अ वे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं कि यहाँ से लूट के बाहर असासे बना रहे हैं, बच्चे उनके बाहर पढ़ते हैं। तो खासा तशवीशनाक मामला है सारे का। कोई ऐसी प्लान बननी चाहिए जिससे हम अपने रिसोर्सेज से बिजली पैदा कर लें, हम अपने रिसोर्सेज से जो है ये कारोबार करें, बजाय कि हम बाहर से तेल 60% हमारी बिजली बाहर के तेल से बनती है। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, ये डॉक्टर साहब जो लेवी होती है ये किसी शरह की हुदूदों के अंदर होती है या फिर इसकी कोई हुदूद नहीं होती? बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर टैक्स किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है पेट्रोल के ऊपर? यानी अब यहाँ पे 100 रुपए से जायद अगर लेवी ली जानी शुरू हो जाए तो क्या ये काबिले कबूल है या काबिले अमल है? अमल तो चले उन्होंने करवा लिया, ये काबिले हजम आपको लगती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि शायद IMF ने कहा हुआ है कि 80 रुपए लेवी लेनी है आपने पेट्रोलियम से, तो वो पेट्रोल को 170 रुपए कर लेते हैं, डीजल को करके फिर मिला के ये जो है 80 रुपीज़ एवरेज आ जाता है। बट एट द सेम टाइम आपकी बात सही है कि अगर आपने मरातें देनी है तो और बड़े तरीके हैं टैक्स इकट्ठा करने के, अमीरों पर टैक्स लगाने के, लेवी ही एक तरीका नहीं है।
अगर आप बॉर्डर के जरिए ईरान से सस्ता तेल खरीद लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप और बड़े तरीके हैं ये तेल और गैस के। सो लेवी तो एक आसान तरीका है कि जब आप डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा ना कर रहे हो और इनडायरेक्ट टैक्सेस से चल रहे हैं, तो उनमें से एक लेवी भी है, एक सेल्स टैक्स भी है, एक और भी है जो आपने नहीं बात की, वो है विद होल्डिंग टैक्स, जो पहले दिया जाता है आप टैक्स पेयर हो या ना हो। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जब हुकूमतें ही आपकी जेब काटना शुरू करते हैं तो आप किसके पास अपना हवाला करेंगे? ये पार्लियामेंट्स के काम है कि वो इन चीज़ों पे, अभी बजट आ रहा है, सवाल उठाएं, मगर जब आप अपोजिशन के ज़्यादातर लीडर्स को ज़्यादा साथ कहते हैं दे देंगे, तो फिर आप जो मर्जी। अभी तो शुक्र है कि IMF ने सिर्फ 80 रुपए का हुआ है एन एवरेज लेवी, अगर वो 200 रुपए कह देंगे तो आप क्या कर लेंगे या मैं क्या कर लूँगा? लेकिन सर ये देखिए कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये किस हद तक एक बंदे की कुव्वत खरीद को कम करता चले जा रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों के अंदर महंगाई की सूरत में क्या निकलना? बात यह है जी कि जब मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी शुरू की थी तो मुझे ये नजर आता था कि 12 महीने में 1 महीने मैं वो डायरेक्ट टैक्स देता हूँ। अब जब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो और बहुत अच्छी तनख्वाह है, तो मुझे ये पता लगा कि 3 या 4 महीने की मेरी तनख्वाह जो है वो टैक्स में कटी है, और फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको कर लिया जाए तो आधी तनख्वाह मेरी जो है वो टैक्सों में चली जाती है। मराहतें क्या मिल रही हैं वो मुझे नहीं पता लगा। बच्चों के स्कूलों का हाल आपको देख लें, मुझे वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें, वो भी अपनी गाड़ी पे जाना पड़ता है। आप हॉस्पिटल का हाल देख लें, वो भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो आप और मैं दोनों काम कर रहे हैं कि हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को फीस दे रहे हैं, और अपना और अगर ऑनेस्ट हैं तो फिर कर्जा भी लिया जाता है, क्रेडिट कार्डों से कर्जा लिया जाता है जिस पे भी टैक्स लगता हो। तो इन अ वे ये सिस्टम जो है ये इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकता जब तक आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, और उसके लिए टैक्स की शरह नीचे लानी पड़ेगी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, हर हुकूमत का ये गिला होता है कि हमने टैक्स नेट को वसी करने की कोशिश की लेकिन हमें रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिला। कई हुकूमतों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लेकिन फिर भी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं मिला। तो ये टैक्स नेट को वसी किस तरीके से किया जा सकता है? उसके लिए एक टैक्स पेयर जो है जिसे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है और बाकायदा फाइलर बनना है, उसको अट्रैक्शन के लिए मवाद क्या फराहम होना चाहिए? देखें, 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि आप ऑनेस्टली टैक्स लगाएं, अपने दोस्तों को छोड़े मत, किसी को माफ़ ना कीजिए आप, मगर टैक्स की शरह को नीचे कीजिए। एक वेल्थ टैक्स लगाइए, एक जो है विंडफॉल टैक्स होता है कि जब सड़क बने या दरिया बने, नहर बने, तो उससे ज़मीन जो महंगी हो जाती है वो 100% हुकूमत उस पर टैक्स लगाएगी ताकि स्पेकुलेशन ना हो सके। ये 2 टैक्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अभी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने कोई लगाया है सुपर टैक्स जो मेरी समझ में नहीं आया, मगर वो बिजनेसेस पे और टैक्स लगा दिया है। असल पकड़ना तो उनको है जो ज़मींदार हैं, जो आपके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, जो आपके रिटेल हैं। आपके पास डेटा है कि जिनके पास गाड़ियां, जिनके पास इंटरनेशनल सफ़र, ये सारे हैं, आप वहाँ से कैलकुलेट कर लें। आपके पास कमर्शियल मीटर्स हैं जिससे पता लग जाता है कि कारोबार कितना है, प्रॉफिट्स कितने हैं। तो टैक्स अगर लगाना चाहे हुकूमत, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो FBR के एहलकार हैं उनकी फिर रिश्वतें ख़त्म हो जाएंगी, जो आपके टैक्स लॉयर्स हैं उनके मुनाफे ख़त्म हो जाएंगे। सो जो सिस्टम है, जब तक उसको आप रीवैम्प नहीं करेंगे, जब तक आप उसको ऑनेस्ट नहीं बनाएंगे, जब तक आप पे और मेरे पे टैक्स लगता रहेगा और उन लोगों पे नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी को आप कई दफ़ा वो दे चुके हैं एमनेस्टीज एंड सच फोर्थ, तो ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। आप वो कैपिटलिस्ट मुल्क हों या कम्युनिस्ट मुल्क हों, आप उनको देखें, हर शख्स कारोबार भी करता है, काम भी करता है, टैक्स भी देता है और उसकी मराहतें भी लेता है।
यानी यहाँ पे अगर 11% तबके को रियायत दी जाती रहेंगी, उनको छूट दी जाती रहेगी, तब तक इस मुल्क के टैक्स निज़ाम का जो ढांचा है वो यूं ही कमज़ोर रहेगा। जब तक आप उस 11% के मुतरादिफ दूसरों पे पंजा यूं ही जमाते रहेंगे, तब तक हाल यूं ही रहेगा। अगर 100% सबको दायरे के अंदर लाएंगे तभी चीज़ें जो है बेहतर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने